आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बांग्लादेश की सीमा पर भी ईद उल फितर मनाई गई। इस मौके पर बीएसएफ के अधिकारियों ने बांग्लादेश के सुरक्षा बल को ईद की बधाई दी, साथ ही उन्हें मिठाई के डिब्बे भी सौंपे। किसी खास मौके पर मिठाई एक दूसरे को देने की ये परंपरा कई बरसों से चल रही है। एक अप्रैल यानी मंगलवार से धार्मिक नगरी उज्जैन समेत प्रदेश के 17 धार्मिक स्थल शराब मुक्त होंगे। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य के इन सभी पवित्र क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर रोक लगाने का फैसला लिया था। ऐसे में उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी शराबबंदी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। वैसे प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में भी बरसों से शराब का भोग लगता आया है। इसके लिए मंदिर के बाहर ही एक काउंटर भी लगाया गया था, जहां पर हर ब्रांड की देशी और विदेशी शराब मिलती थी। श्रद्धालु यहां से शराब खरीदकर भगवान को भोग लगाते थे, पर अब ये संभव नहीं होगा। तो शहर में पूरे आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के माध्यम से बहुत स्ट्रिक्टली ये पूरा बंद कराया जाएगा और इनका जो स्टॉक है वो भी जो है वापस जो है लिया जा रहा है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र की सारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर काल भैरव की जो दुकान है, जो कि दुकान नहीं है वास्तव में काउंटर है एक दूसरी दुकान का, वो भी बंद होगा। जहाँ तक वहाँ पर पूजन इत्यादि का सवाल है, तो पूजन पर जैसे व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूजन के लिए की जाती है, वो वैसी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। हरियाणा के करनाल में नीलोखेड़ी से बीजेपी विधायक भगवान दास के सुरक्षाकर्मी चर्चा में आ गए। दरअसल कांस्टेबल सुखदयाल की बड़ी बड़ी मूछें सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। सुखदयाल के मुताबिक उनके दादा और पिता ने भी ऐसी ही मूछें रखी थी। सुखदयाल का कहना है कि उन्हें इन मूछों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, धूल मिट्टी से मूछों का बचाव करना पड़ता है। म्यांमार, थाईलैंड और चीन में पिछले हफ्ते आए तेज भूकंप से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें 2 नर्सों ने बहादुरी और इंसानियत की मिसाल कायम की। दरअसल चीन के यूनान के एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में इन 2 नर्सों ने नवजात बच्चों के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वार्ड में बच्चों वाले पालने भूकंप की वजह से इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। तभी एक नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाकर फर्श पर बैठ जाती है, तो दूसरी नर्स बाकी पालनों को पकड़ने में जुटी रही ताकि बच्चों को नीचे गिरने से बचाया जा सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का टैटू विवादों में घिर गया। इसमें उन्होंने अरबी भाषा में एक शब्द लिखवाया था। कुछ लोग हेग्सेथ के इस टैटू को मुसलमान समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं। टैटू से जुड़ा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पीट हेग्सेथ गलती से लीक हुए दस्तावेजों के मामले में भी घिरे हुए हैं। अमेरिकी संसद में कई सदस्यों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों से जुड़ी है। अभी चैत्र नवरात्र का पावन समय चल रहा है और इस दौरान बहुत से श्रद्धालु पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। उपवास के दौरान वो फलाहार करते हैं। फलाहार में कुट्टू के आटे का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर कुट्टू के आटे का सेवन कई बार खतरनाक साबित होता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुट्टू के आटे का सेवन करने की वजह से 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हो गए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रात से 4 बजे तक उल्टी हुई और चक्कर आ रहे तमाम। मेरी सासू माँ है और 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने खाना खाया। उसके 10 मिनट बाद इन्होंने मुझको आवाज़ लगाई, आरती आरती। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो इन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैं गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे हार्ट बीट धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगी, सांस बहुत तेज़ हो गया। हम सब ने व्रत खोला था कुट्टू के आटा खा के, फिर हम सब सो गए थे। रात में 3 बजे सब उठे और सब लोग मतलब इतना काँप रहे कि मतलब उठ भी नहीं पा रहे हैं। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की आमद अचानक से बढ़ गई।
एक साथ इतने मरीजों को देखकर अस्पताल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इन सभी मरीजों में अमूमन एक ही सिम्टम था, उल्टी, दस्त, मितली और चक्कर आना। इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि सब नवरात्र के व्रती हैं और सबने कुट्टू के आटे से बना व्यंजन खाया था। आपको बता दें कि देहरादून में कॉन्टामिनेटेड कुट्टू के आटे का सेवन करने से 140 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस समय हम देहरादून के दून अस्पताल में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, और यहाँ पर करीब 100 के आसपास जो लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग की वजह से इन लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है। विकास नगर, देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र से, डिफेंस कॉलोनी से और कई क्षेत्रों से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है और उसके बाद उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ये क्लियर केस है फूड पॉइजनिंग का, और जानकारी मिल रही है कि क्योंकि नवरात्र चल रहा है, लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं। पहले नवरात्र पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान कूटू का भी सेवन करते हैं। कूटू और सिंगाड़े के आटे का जो पकवान होता है वो बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। अब जानकारी आ रही है कि जो देहरादून के तमाम क्षेत्र हैं वहाँ से कूटू को कंज्यूम करने की वजह से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये पहला मामला नहीं है जब कूटू के फूड पॉइजनिंग सामने आई है। इससे पहले 2020 में, 2022 में, 2023 में भी फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए थे। बताया जा रहा है कि कुट्टू के आटे के सेवन के बाद इन मरीजों में उल्टी, दस्त, मितली और चक्कर आने की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजनों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। रात से 4 बजे से उल्टी हुई और चक्कर आ रहे तमाम। बहुत परेशान हूँ मैं 4 बजे से। इतनी उल्टी दस्त हो रहे, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा तमाम। बस ऐसा हो रहा, पता नहीं, खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। काबिले गौर है कि जिस कुट्टू के आटे के सेवन से इतने लोग बीमार पड़े, उसे लोगों ने अलग अलग दुकानों से खरीदा था, लेकिन बताया जा रहा है कि सबका सप्लायर एक ही है। साफ है कि ये किसी एक ही लॉट का आटा था जो पूरी तरह से कॉन्टामिनेटेड था। मरीजों की माने तो कुट्टू के आटे के सेवन के 10 मिनट बाद ही उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। मेरी सासू माँ है और 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने खाना खाया। उसके 10 मिनट बाद इन्होंने मुझको आवाज़ लगाई, आरती आरती। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो इन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैं गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे हार्ट बीट, धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगी, सांस बहुत तेज़ हो गया। फिर इनको जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए, मेरी देवर और देवरानी भी यही चक्कर खा के गिर गई और उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी और हस्बैंड की भी। कहने की जरूरत नहीं कि एक ही घर से कई लोग बीमार पड़ गए। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कईयों की हालत स्थिर है, पर एक साथ इतने मरीज आ जाने से अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। वैसे इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। ज़्यादातर को आज शाम तक या कल सुबह तक हम डिपेंडिंग उनकी कितने स्टेबल हैं उस हिसाब से हम उनको डिस्चार्ज कर दें। नहीं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब स्टेबल। वॉमिट के जो हुआ, इनका कोई सैंपल आपने नहीं, हमने कोई सैंपल नहीं रखा हुआ इनका, क्योंकि इतनी मास में आए थे। पहला काम हमारा मैनेजमेंट का था, वो हमने मैनेजमेंट का किया। फूड पॉइजनिंग के शिकार बहुत से मरीजों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत ने अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों के समुचित उपचार के साथ फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता ये है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। राज्य सरकार ने मामले की जाँच के आदेश भी दिए हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग, जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी जांच करेंगे
और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से ये ढीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस कुट्टू के आटे को खाने से इतने लोग एक साथ बीमार पड़ गए, उसकी सप्लाई सहारनपुर जिले से हुई थी। पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिनके कारण से ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दुकानों से सैंपल कलेक्ट कर रही है। पीड़ितों ने जहां से कुट्टू का आटा खरीदा था, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ फूड एंड ड्रग एक्ट की संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। अब फिलहाल हमारी टीम जो है मैं रिपोर्ट कंपाइल कर रहा हूँ। टीम सभी पूरी टीम हमारी फील्ड में है और जो कार्रवाई कर रही है, जैसे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे तैनात है और हमारी फूड की टीम जो है विकास नगर में भी है और महूवाला माफ़ी में भी कार्रवाई कर रही है और जो दुकानें हैं जहाँ से ये कुट्टू का आटा मिला था वहाँ पे भी उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो वंस फील्ड की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उस पर जिन पे जो FDA के जो सुसंगत प्राविधान है जिसमें हम लोग CGM कोर्ट में भी जो सीरियस मामले हैं वो CGM कोर्ट में हम लोग केस दायर करते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कुट्टू के आटे में आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि इसके सेवन से अक्सर लोगों के बीमार पड़ने, यहाँ तक कि जान गंवाने की घटनाएं होती रहती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कुट्टू का आटा रोजमर्रा की जरूरतों की बजाय पर्व त्योहारों के दौरान व्रत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए इसके कारोबारी इसका स्टॉक कर लेते हैं और समुचित रख रखाव के मानदंडों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से इसमें फंगल या दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार मुनाफा वसूली के चक्कर में एक्सपायरी डेट भी बदल दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कुट्टू का आटा हल्के ग्रे कलर का होता है, इसीलिए इसमें मिलावट की भी गुंजाइश रहती है। मिलावट करने वाले इस बात से बेपरवाह रहते हैं कि जिस चीज की मिलावट वो कर रहे हैं उससे उपभोक्ता को कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। फूड सेफ्टी विभाग तभी जागता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। अमूमन दोषियों के खिलाफ जांच में लीपापोती कर दी जाती है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करके जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। बेहतर तो यही होगा कि जो कुट्टू का आटा आपकी जान के लिए जोखिम बन रहा है उसका इस्तेमाल करे ही ना। व्रत में कुट्टू के आटे के कई विकल्प मौजूद हैं। बेहतर तो ये होगा कि आप साबुत सिंघाड़ा खरीद कर ले आएं और उसे अच्छे से साफ करने के बाद घर की मिक्सी में पीसकर उसका सेवन करें। व्रत में आप फलों के अलावा मखाने का भी सेवन कर सकते हैं जो सुरक्षित है। साफ है कि उपभोक्ताओं को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सेहत की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक देश एक चुनाव पर जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक आई। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। IFS अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए। वो अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत थी। निधि तिवारी वाराणसी के महमूरगंज से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी। नवरात्र के मौके पर आज भी दिल्ली, यूपी और मुंबई समेत देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, लेकिन आज दूसरा और तीसरा नवरात्र एक साथ मनाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीया तिथि सुबह 9:11 तक ही थी। वहीं इसके बाद तृतीया तिथि लग गई, जो कि अब मंगलवार सुबह 5:42 पर खत्म होगी। ऐसे में लोगों ने आज मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा दोनों की पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में भी चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में दर्शन और पूजन किया। छोटी देवकाली मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ मूर्ति की नहीं बल्कि पालने की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पालने को छूने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
चंडीगढ़ में पत्नी की रील की वजह से पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल ये मामला सेक्टर 20 गुरुद्वारा रेड लाइट का है, जहां जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस कर महिला ने वीडियो बनाया और फिर अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। बताया गया कि फिर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। साथ ही सिपाही अजय कुंडू को सस्पेंड कर दिया गया। निर्देशक सनोज मिश्रा को यूपी की एक लड़की से रेप के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने दावा किया कि सनोज ने उसे फिल्म स्टार बनाने का झूठा वादा कर उसका शोषण किया और अश्लील वीडियो भी बनाए। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल यानी कि इसी बुधवार को सरकार लोकसभा में बिल पेश कर सकती है। वक्फ बिल संसद में आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। वहीं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ सिस्टम में बदलाव जरूरी है, लेकिन बीजेपी को डर अपने 2 प्रमुख सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी से है। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि देश के अंदर 99.9% मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं? वो हमारा मुसलमानों का हक है और हम ये चाहते हैं कि जो ये संशोधन बिल जो सरकार ला रही है हम इसके विरोध में हैं। यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर अपने तमाम हुकूक को हासिल करेंगे। ईद मीठी है पर मन में कड़वाहट है। नमाज के दौरान हाथों पर काली पट्टी है। ये तरीका है ईद पर वक्फ बिल के विरोध का। मुस्लिम समाज के बीच से ही वक्फ बिल पर अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में है, पर अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ सिस्टम में बदलाव जरूरी है। मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया एंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो एंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। खबर है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जो लोग मुसलमानों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा बनाए रखना चाहते हैं वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, पर सियासी विरोधी कह रहे हैं मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है। जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बोर्ड बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। कैथोलिक काउंसिल ने अच्छा से स्टडी किया और वक्फ का जो पुराना प्रोविजन है उसके वजह से जो दिक्कतें हैं उसको देख करके अपील किया है। अब बताइए, देश में कोई भी कानून होगा तो वो कानून जो है सबको बराबरी नजर से देखना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को ऐसा ही डिक्लेयर कर देगा कि ये वक्फ का जमीन है तो उसका तो कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों मुसलमान, जो आम मुसलमान है, चाहे वो दरगाह के हो, चाहे वो कोई अलग अलग संगठन में हो, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पिछले साल अगस्त में जेपीसी के पास भेजा गया था। बजट सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी।
अब सरकार इसे सदन में पेश करेगी। खबर है कि सरकार ने बिल पास करने के लिए जरूरी संख्या बल जुटा लिया है। देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके बिशप ने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है। डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। एक सच ये भी है कि वक्फ बिल को लेकर बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा चिंता अपने ही दो सहयोगी जेडीयू और टीडीपी की है। विपक्ष जेडीयू और टीडीपी पर दबाव बना रहा है कि वो लगातार कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने पर मुसलमान इन दलों को माफ नहीं करेंगे। मोदी सरकार में अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के टेंशन ये कहकर बढ़ा चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि वक्फ बिल पर जेडीयू ने सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। नया बजट 1 अप्रैल यानी मंगलवार से लागू हो जाएगा। इसमें सरकार ने टैक्स छूट समेत कई बड़े ऐलान किए थे। न्यू टैक्स रेजिम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। मुश्किल वक्त झेल रही एजुकेशन टेक्नो कंपनी बायजूस रिलॉन्च हो सकती है। कंपनी के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने इसके संकेत दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम फिर से उठेंगे। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को गुड न्यूज दी। दरअसल पीएफ एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ा दी गई। श्रीनगर में ईपीएफओ की बैठक में ये फैसला लिया गया। अब ये लिमिट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे 7.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम को सबसे पहले 2020 में शुरू किया गया था। तब इसकी सीमा कुल 50,000 रुपए थी। फिर मई 2024 में ईपीएफओ ने ये लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी थी। यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा कदम। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। कॉमेडियन कपिल शर्मा भी साइबर अपराधों के खिलाफ सरकार के अभियान में शामिल हो गए। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताई और एक वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ऐसे किसी भी अपराध की शिकायत 1930 पर देने को कहा। बहुत सारे जो है ये ऐसे क्राइम हो रहे हैं और इसके बचाव का एक ही तरीका है, जितनी लोगों में अवेयरनेस आए। ओपन एआई के चैट जीपीटी में तकनीकी दिक्कत आई। करीब 2 घंटे तक ये डाउन रहा। हालांकि फिर इसमें ये समस्या सुधार ली गई। कहा जा रहा है कि नए अपडेट स्टूडियो गिबली इमेज जनरेटर की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी काफी डिमांड है। कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यहाँ तक सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या आप प्लीज थोड़ा रुक सकते हैं, हमारी टीम के लोगों को भी सोना है। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया। दरअसल वो इसके लिए $1.5 बिलियन का निवेश करेगी। इसके जरिए यूरोप के देशों को एआई के विकास और साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी।
कहा यह भी जा रहा है कि ईयू की कोशिश एआई में अमेरिका और चीन जैसे देशों से मुकाबला करना भी है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 2 व्हीलर खरीदने पर 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पॉलिसी का ऐलान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक ऑटो समिट में की। इसका मकसद न केवल राइडर बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और हेलमेट पहनने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना है। हम आपको बता दें कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि THMA ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन का मानना है कि इस नियम से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित 18 से 45 साल के युवा होते हैं, जो देश की कामकाजी आबादी का बड़ा हिस्सा है। अगर 2 पहिया वाहनों की बात करें तो हर साल करीब 69,000 बाइक राइडर्स की मौत होती है, जिनमें से लगभग आधे हेलमेट नहीं पहनने की वजह से जान गंवा देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के गंभीर हालात को देखते हुए सरकार ने यह नियम लागू किया है, ताकि हेलमेट पहनने को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक आदत बनाया जा सके। यह नया नियम हेलमेट पहनने को सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाने का काम करेगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये नियम भारत की सड़कों को और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगा। सरकार ने सही किया है, वैसे 2 व्हीलर का होना चाहिए। 2 हेलमेट की इनकी सुरक्षा हमारे लिए है, अपने लिए तो है ही नहीं है, और ये बेटर है इसमें। और ये पहले मैंने बाइक ली थी तो अभी तो नहीं मिला, पर ये है कि अगली बार देखते हैं कि देते हैं नहीं देते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो सरकार को फॉलो करते हैं रूल को। हाँ, ये अच्छी बात है कि मिल रहे हैं, लेकिन और अच्छी क्वालिटी भी है। जैसे कहते हैं हर कोई है कि भाई लोकल ले लेता है, लेकिन और जो ISI का जो है उसका जो मार्क लगा हुआ है वो ऑलरेडी पहले से ही जारी है। बहुत अच्छा है, मतलब मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। मैम, ये बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है और ऊपर से ISI वाला तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, उस हिसाब से नितिन गडकरी जी ने जो सोचा है, और ये सबसे बढ़िया ये मंत्री रहे हैं मेरे हिसाब से, इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं जिन्होंने इतने अच्छे हाईवे दिए हैं और सेफ्टी के बारे में सोचा है। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया सराहनीय कोई कदम होगा। और हेलमेट देखता हूँ मैं, अक्सर हेलमेट लोग कैप लगा लेते हैं, टोपी, और वो अक्सर देखते हैं हम जब ब्रेकर आता है नाइट में या गड्ढे होते हैं वो दिखते नहीं है, उसके वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वो सर पे चोट आती है, जिसके वजह से अधिकतम कैजुअलिटी होती है। मेरे को लगता है इससे बढ़िया कोई कदम नहीं है ISI हेलमेट से बढ़िया। बस ये और चीज़ देखनी होगी कि इनके नाम पे ISI के नाम पे डुप्लीकेट हेलमेट ना बिकने लगे। ये सही बढ़िया फैसला है, तो सेफ्टी हमारी सेफ्टी के लिए है। हमारी सेफ्टी के लिए ISI का हेलमेट बहुत बढ़िया है, मगर उसमें डुप्लीकेट बहुत माल आता है, बहुत ज़्यादा आता है, उसको पीछे से बंद कराई जाए। आप कौन सा हेलमेट यूज करते हैं अभी? मैं ISI के करता हूँ। और अब तो नई गाड़ी लेने पर, मतलब नया 2 व्हीलर लेने पर 2 मिलेंगे। 2 मिलेंगे, बहुत बढ़िया बात है। एक पीछे वाले चलाने वाले को बहुत बढ़िया सेफ्टी की बात है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला किया उन्होंने, क्योंकि ये जो चीज़ जो आदमी जो फर्स्ट सीट पे बैठ के ड्राइव करेगा उसके लिए भी अच्छा है और जो पीछे बैठेगा उसके लिए भी अच्छा है। ISI का जो हेलमेट है वो बहुत ही बढ़िया हेलमेट होता है, क्योंकि हम जो दुकान पे जाते हैं हम वही हेलमेट खरीदते हैं, क्योंकि लोकल है वो पहन के खाली पुलिस वाले को धोखा थोड़ी देना है, वो तो अपनी ज़िंदगी से खेलने वाली बात हो गई। तो ISI का जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा वो। ये जो नितिन गडकरी जी ने जो फैसला लिया है कि कोई अगर नया 2 व्हीलर खरीदता है तो उसके साथ उसको हेलमेट 2 मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि जो लोग 2 व्हीलर चलाते हैं वो एक के साथ एक पीछे बैठता है तो लापरवाही होता है, और हेलमेट जो है जो इश्यूज है, आपको पता है कि हज़ारों लोग रोड एक्सीडेंट के वजह से, और सबसे ज़्यादा नाजुक जो चीज़ होता है वो आपका सर है और वो हेड है। अगर उसके साथ अगर इसको अगर प्रोत्साहित दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट कम होंगे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई में एक ऐसा बर्ड पार्क बनाया गया है जहां पंछियों की देखभाल के पुख्ता इंतजाम है। असल में ये कोई चिड़ियाघर नहीं जहां पंछियों को पिंजरों में कैद करके नुमाइश के लिए रखा जाता हो, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पे पंछी इंसानों के साथ बेहद खुले और मिले नजर आते हैं।
और इंसान उनका वैसे ही ख्याल भी रखते हैं जैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। प्यार की भाषा समझने वाले पंछियों के लिए बने इस खास ठिकाने पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन रंग बिरंगी पंछियों से प्यार करना, इन्हें दुलारना और इनके साथ खेलना भला कौन नहीं चाहेगा। असल में ये पंछी भी इंसान के ऐसे ही प्यार के भूखे हैं जो यहाँ इनको मिल रहा है। अब देखिए जीएनटी के माइक से खेलता ये पंछी शायद इंसानों के लिए कोई खास संदेश देना चाह रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के इस अनूठे बर्ड पार्क की हैं, जहां पंछियों की खास तरीके से देखभाल और हिफाजत की जा रही है। वैसे तो पंछियों को जंगल में खुलकर विचरण करने का मौका मिलता है, लेकिन ये जगह इस मायने में बेहद खास है कि यहाँ इनका पूरा ख्याल रखा जाता है। खास तौर से गर्मी के मौसम में इन पंछियों के लिए ये जन्नत से कम नहीं, जहां इन्हें भरपूर दाना पानी मिलता है और मिलता है ऐसा कुदरती माहौल जिसके इन दिनों शहरों में बड़ी कमी होती जा रही है। ये पूरा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है, नेचर से रिलेटेड। ये डिजाइन इस तरीके से है कि जिसमें कोई भी सीजन आने दीजिए, इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये बारिश में बड़े पेड़ों में कहाँ छुपना है, बारिश से कैसे बचना है, नेचुरली ये कोई अपने जैसा छाता रेनकोट वाला सिस्टम नहीं है। ये खुद को उस हिसाब से बचा लेते हैं। सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम में बसावट के लिए यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम है जो पंछियों के लिए पूरी तरह अनुकूल है। ये बर्ड पार्क मुंबई के गुराई इलाके में है। यहाँ तकरीबन 60-70 देशी विदेशी प्रजातियों के 500 पंछी मौजूद हैं, जिनकी भाषा लोग भले ही ना समझ सकें, लेकिन इनके जरूरतों से तो वो वाकिफ होते ही हैं। ऐसे में यहाँ तैनात बर्ड्स फ्रेंड्स इनकी फीडिंग करने और इन्हें पानी देने से लेकर हर तरह से इनका ख्याल रखते हैं। इन्हें संतुलित डाइट दी जाती है, पानी पिलाया जाता है और पिंजरों में पानी डालकर नहलाया भी जाता है ताकि ये तरावट महसूस कर सकें। पूरा समर इनके लिए अपना होली सीजन है, तो जैसे कोई डेली होली चल रही है, कलरफुल तो खुद ही है, तो कलर लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। रही बात पानी में खेलना है, तो सब जगह पानी की अरेंजमेंट है। ये सारा मेल जोल का एटमॉस्फेयर होना जरूरी होता है। बर्ड्स की देखभाल करना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके साथ अपनी दोस्ती होनी चाहिए। हर दिन इन परिंदों को देखने बहुत से लोग बर्ड पार्क में आते हैं। खासतौर से बच्चों को यहाँ पंछियों के बारे में तफसील से बताया जाता है ताकि वे इनके बारे में जानें और इनकी भलाई के लिए काम करें। हालांकि बर्ड पार्क के अपने नियम कायदे भी हैं ताकि पंछियों को किसी से डर भय का एहसास न हो। माया नगरी मुंबई में पंछियों की ये हरी भरी अनोखी दुनिया देश के दूसरे शहरों के लिए भी मिसाल है। खासतौर से विकास के दौर में जब शहरों में बाग बगीचों की कमी होती जा रही है, तब पंछियों के लिए हर शहर में ऐसे बर्ड पार्क का निर्माण लाजमी है ताकि माहौल इनसे गुलजार रहे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि लोगों को अपने घरों के बाहर परिंदों के लिए खाने की चीजें और पीने का पानी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और इनका भी जीवन उतना ही जरूरी है जितना इंसान का। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के सूरत में, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। यहां 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। देश में आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संस्कृति का भी उत्सव मनाया जा रहा है।
पारंपरिक वेशभूषा और संगीत से सजी ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक पेश की है, जिसमें रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू अलग ही महसूस हो रही है। चूंकि मौका भी खास था, यहाँ धूमधाम से राजस्थान दिवस का जश्न मनाया जा रहा था और इसी शुभ अवसर पर सूरत में 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये अपना घूमर का प्रोग्राम हुआ है और 11,000 लेडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। घूमर हमारी जान है, हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध एकदम वो गाना है घूमर। घूमर का नाम सुन के हमारा पैर अपने आप उठने लग जाता है और घूमर हमारी जान है और हमारी संस्कृति है राजस्थान। घूमर को राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में एक साथ एक ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर घूमर नृत्य परफॉर्म किया है। सबसे पहले होता है बेश, जिसमें शरीर का एक अंग भी नहीं दिखता है, जो हमारी राजस्थान की आन बान और शान है। उसके बाद होती है रखड़ी, जो कि सर का ताज होती है। फिर होती है नथ, फिर होता है आड, उसके बाद रानी हार और चूड़ा, बाजू, ये सब राजस्थान के जो अपने जेवर हैं उनके साथ ही ये परिधान परिपूर्ण होता है और राजस्थान की संस्कृति तभी झलकती है उसके अंदर से। जाहिर है गुजरात का गरबा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब गरबा की तर्ज पर ही राजस्थान के इस पारंपरिक घूमर नृत्य को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। ऐसे ही खेल जगत से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर स्लो ओवर रेट को लेकर कार्रवाई हुई। उन पर बीसीसीआई ने 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। राजस्थान रॉयल्स की टीम रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ निर्धारित समय में 20 ओवर नहीं फेंक पाई थी। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि धोनी की बॉडी और घुटना अब वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। आईपीएल में धोनी काफी निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं। इसको लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी। पहलवानों ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां कुल 10 मेडल अपने खाते में डाले। इनमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल रहे। आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट से जुड़े खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने लखनऊ में ईद मनाई। इनमें टीम के मेंटोर जहीर खान के अलावा अब्दुल समद, शहबाज अहमद और आवेश खान समेत दूसरे खिलाड़ी शामिल रहे। जहीर यहां लखनऊ के सफेद चिकन कुर्ते में नजर आए। चेक रिपब्लिक के टेनिस खिलाड़ी जैकब मेंसिक ने मियामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 7-6, 7-6 से मात दी। ऐसे में जैकब ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 19 साल के जैकब की ये पहली एटीपी ट्रॉफी है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।